अस्सलाम वालेकुम और यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपने एक नए व्लॉग के साथ। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ ना बहुत मज़े मज़े की कुछ चीज़ें शेयर करूँगी, यानी कि रमज़ान के हवाले से मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँगी। मैंने जब अपना पिछला व्लॉग लगाया ना, तो उसमें मुझे कुछ लोगों ने जो जो चीज़ें बोली कि आप ही हमें ये बनाना सिखाएं। तो आज का व्लॉग जो है ना, मैंने उनकी डिमांड पे बनाया। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ ना 3 किस्म की चटनियाँ शेयर करूँगी, जिनको बनाकर आप 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं और पूरा रमज़ान आप अपनी अफ्तार में अपने अफ्तार के स्नैक्स के साथ ना ये चटनियाँ यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपके साथ समोसा पट्टी और रोल पट्टी की भी रेसिपी शेयर करूँगी। तो आज का व्लॉग मज़े का है, तो आपने इसको एंड तक ज़रूर देखना है और इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चलें जी, अब हम अपनी आज की रेसिपीज़ की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्चें मंगवा ली हैं। ये साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं, ड्राई होती हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती। इसलिए इन मिर्चों से ना मैंने बहुत मज़े की एक चटनी बनानी है, जो मैं आपको आगे चलकर दिखाती हूँ। साथ ही मैंने ये 1 पाव इमली भी मंगवा ली थी और 1 पाव इमली को हमने ना भिगो कर रख देना है। अच्छा, आज मैं आपके साथ ना इमली की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो ये वैसे मैंने पहले भी एक दफ़ा शेयर की थी, लेकिन आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में आपके साथ ना इसको शेयर करूँगी। अच्छा, ये 1 पाव इमली थी, इसके अंदर मैंने ना गरम उबलता हुआ पानी डाल दिया है। इमली में भी डाल दिया है और ये जो कश्मीरी लाल मिर्चें थी ना, मैंने इसमें भी डाल दिया, क्योंकि मैंने इसको ओवरनाइट जो है ना भिगो कर रखना है, ताकि ये पूरी रात भीगी रहे ना और ये नरम हो जाए। इमली का जो गूदा है ना, इमली का जो पल्प है, वो आराम से गुठलियों के साथ से ना सेपरेट हो जाए और ये जो मिर्चें हैं ना, ये भी सही तरह से नरम हो जाए, ताकि जब हम इसकी चटनी बनाए ना, तो चटनी बनाने में हमें ज़्यादा आसानी रहे। अब यहाँ पे मैं समोसा पट्टी और रोल पट्टी के लिए डो बनाने लगी थी। तो डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पे तकरीबन 3 कप मैदा ले लिया है। मैं इसको चॉपर में ही गूंदूंगी, क्योंकि मुझे थोड़ी सी जल्दी थी। आपके पास ज़रूरी नहीं है कि चॉपर हो तो आप उसी में आटा गूंदेंगे। तो आप जैसे डेली रूटीन में आटा गूंदते हैं ना किसी बर्तन में, आपने सेम वही तरीका यूज़ करना है। बस मुझे थोड़ी सी ज़्यादा जल्दी थी, इसलिए मैंने चॉपर का यूज़ कर लिया। खैर, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक शामिल किया और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल किया। नमक मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर या 1 टीस्पून के बराबर मैंने इसके अंदर डाला होगा। ये तीनों चीज़ें डालकर ना मैंने इसको अच्छे तरीके से गूंद लिया है। अच्छा, जब हमने डो को गूंदना है ना, हमने इसको ज़्यादा सख्त नहीं रखना। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा सख्त रखेंगे ना, तो फिर आपकी जो रोल शीट्स हैं और समोसा शीट्स हैं ना, ये सही तरीके से बन नहीं पाएंगी। यानी कि जब आप इसको बेलेंगे ना, फिर ये सही तरीके से बेली नहीं जाएंगी, थोड़ा सा आपको तंग करेंगी बेलने के टाइम पे। इसलिए आपने इसको ना थोड़ा सा नरम ही रखना है, यानी कि आप इसको इतना नरम रखें जिसको आप अच्छे तरीके से ना बड़े आराम से आप इसको हैंडल कर सकें। जब डो को मैंने दूसरे बर्तन में शिफ्ट किया था ना, तो इसको मैंने ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया था, नीचे से भी और ऊपर से भी, क्योंकि इसको मैंने थोड़ी देर के लिए रेस्ट देना था, ताकि जो डो है ना सही तरीके से सेट हो जाए। और ऑयल लगाने से ये फ़ायदा हो जाएगा कि हमारी जो डो है ना, ये ड्राई नहीं होगी, यानी कि जैसे है ना ये वैसे ही रहेगी। अच्छा, यहाँ पे देखें, आज मैं साथ में पिज़्ज़ा भी बना रही थी। तो इसकी जो रेसिपी है ना, ये मैंने अपने चैनल पे शॉर्ट में अपलोड कर दी हुई है। यानी कि आज ये जो मैंने रेसिपी बनाई थी ना, ये मैंने शॉर्ट के लिए बनाई थी। तो इसकी जो फुल रेसिपी है ना, शॉर्ट में आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपने ये रेसिपी नहीं देखी ना, तो जल्दी से जाकर मेरा शॉर्ट देखें, तो उसमें आपको इसकी पूरी रेसिपी मिल जाएगी। और ये जो मेरा पिज़्ज़ा है ना, ये मैंने शवारमा ब्रेड के ऊपर बनाया था। इतना मज़े का ये पिज़्ज़ा बना था ना, मेरे बच्चों को इतना पसंद आया, कोई भी यकीन नहीं था कर रहा कि मम्मा ये आपने शवारमा ब्रेड के ऊपर पिज़्ज़ा बनाया। आजकल जो मेरे चैनल पर मेहनत हो रही है ना, ये डबल हो गई है, क्योंकि लॉन्ग वीडियोस के साथ साथ ना मुझे शॉर्ट्स भी अलग से बनाने पड़ते हैं। कुछ लोग तो ऐसे करते हैं ना कि लॉन्ग वीडियो में से ही शॉर्ट को एडिट कर कर निकाल लेते हैं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। मैं हमेशा शॉर्ट के लिए ना अलग वीडियो शूट करती हूँ और लॉन्ग वीडियो के लिए अलग वीडियो शूट करती हूँ। तो इसलिए मेरे जो शॉर्ट्स हैं ना, उनका रिज़ल्ट अच्छा होता है। ज़्यादातर लोग मुझसे पूछते हैं कि आप ही आपके शॉर्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, आप कैसे बनाती हैं। और हाँ, मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन ये होता है कि आप अपनी शॉर्ट्स के पीछे जो नाते लगाती हैं ना, उस पे आपको कॉपीराइट का क्लेम नहीं आता। अगर नहीं आता ना, तो आप हमें बताएं, हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि हम तो जब भी नात लगाते हैं ना अपने शॉर्ट में, तो उस पे तो कॉपीराइट का क्लेम आ जाता है।
पहली बात मैं आपको बताती हूँ, आपने जब भी कोई भी शॉर्ट बनाना है ना, तो आपने उसके पीछे जब नात लगानी है ना, तो आपने कोशिश करनी है कि वो 1 मिनट से कम की नात हो, ठीक है? जो 1 मिनट से कम की नात होती है ना, उस पे कभी भी कॉपीराइट का क्लेम नहीं आता। अगर आप 1 मिनट से ज़्यादा की नात कोई भी सिलेक्ट करते हैं ना, तो उसके ऊपर हमेशा कॉपीराइट का क्लेम आता है। और दूसरी बात, आपने जब भी अपनी वीडियो के पीछे नात लगानी है ना, अपने शॉर्ट्स के पीछे नात लगानी है ना, तो आपने उसको हमेशा, जब भी आप यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं, तो वहाँ पे आपको वीडियो अपलोड का साइन आ रहा होता है। वहाँ से जब आप कोई शॉर्ट अपलोड करते हैं, तो फिर उसके बाद आपको यूट्यूब खुद साइन दे रहा होता है, ऑप्शंस दे रहा होता है कि आपने इसके अंदर साउंड ऐड करना है। जब आप वहाँ साउंड वाले ऑप्शन पे जाएंगे ना, तो वहाँ पे यूट्यूब आपको काफ़ी सारी चीज़ें रिकमेंड करना शुरू करेगा, जैसे कि आपको नाते भी देगा, गाने भी देगा, काफ़ी किस्म के म्यूज़िक आपको देगा, जिसमें से आपकी अपनी चॉइस होती है कि आप गाना सेलेक्ट कर रहे हैं या आप नात सेलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन आपको वो सारी चीज़ें जो है ना, यूट्यूब खुद रिकमेंड करता है। आपने हमेशा वहाँ से साउंड सेलेक्ट करके तो आपने अपनी शॉर्ट्स वीडियो के पीछे लगाना है। इस तरह करने से आपके चैनल पे कॉपीराइट का क्लेम नहीं आएगा, क्योंकि अक्सर लोगों को मैंने देखा है वो क्या करते हैं कि गूगल से अपनी पसंद का कोई भी साउंड सेलेक्ट कर लेते हैं, उसे डाउनलोड करते हैं, फिर जब अपनी वीडियो किसी भी ऐप से एडिट करते हैं ना, तो वहीं से वो साउंड जो है ना उसके बैकग्राउंड में लगा के तो डायरेक्ट यूट्यूब पे जाकर बस उसको अपलोड कर देते हैं। इस तरह करने से हमेशा कॉपीराइट का क्लेम आता है। बस आपने इन चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड करना है, बाकी आपका कॉपीराइट का क्लेम जो है ना नहीं आएगा इंशाल्लाह। चले जी, अब मैंने आपके साथ इतनी सारी बातें कर ली कि बैकग्राउंड में मैंने जो अपना रोल शीट और समोसा शीट का जो काम शुरू किया हुआ था ना, वो बीच में ही रह गया। खैर, यहाँ पे देखिए, मैंने जो डो गूंदी थी ना, इसके मैंने 10 पेड़े टोटल बना लिए हैं। तो इसकी हमने ना 10 पेड़ों से 2 रोटियाँ बनानी है, यानी कि 5-5 पेड़ों से ना हमने एक एक रोटी बनानी है। पहले हमने 5 पेड़ों को बेल लेना है, इसकी छोटी छोटी सी हमने 5 रोटियाँ बेल लेनी है। फिर हर रोटी के ऊपर ना हमने ऑयल ग्रीस करना है और थोड़ा सा हमने उसके ऊपर ना मैदा स्प्रिंकल कर करना हर रोटी को हमने उसके ऊपर रखते जाना है। जैसे हमारी अम्मियाँ हमें वो लेयर्स वाले पराठे बनाकर देती थी ना, यानी कि वो तय वाले पराठे बनाकर देती थी, तो उस तरह से हमने सेम वही तरीका यूज़ करना है। फिर हमने 5 रोटियों की ना एक बड़ी सी रोटी बेल लेनी है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इसको इस तरह से तवे पे डाल देना है। फिर इसके बाद जो है ना, हमने हर लेयर्स को ना बड़े आराम आराम से ना सेपरेट करते जाना है। इसको आपने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, ये ना हो आप इसको रोटी की तरह पका दे। बस जैसे ही इसको सेक लग जाता है ना, आपने इसकी लेयर्स जो है ना, इनको इस तरह से सेपरेट करते जाना है। तो जो चूल्हे की फ्लेम है ना, आपने बिल्कुल दम पे रखनी है, बिल्कुल हल्की आंच पे रखनी है। अगर आप चूल्हे की जो आंच है ना तेज़ रखेंगे, तो फिर आपकी जो रोटी है ना, ये ड्राई होना शुरू हो जाएगी। फिर ये रोल शीट्स की तरह नहीं रहेगी, बल्कि ये रोटी बन जाएगी। बस आपने ना इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। अच्छा, ये काम मुझे इतना ज़्यादा मुश्किल काम लगता है ना, वैसे देखने में तो हमें बहुत आसान लग रहा होता है कि कितने आराम से लेयर्स जो हैं वो सेपरेट हो रही हैं, लेकिन आप यकीन जाने कि इस टाइम पे रोटी इतनी ज़्यादा गर्म होती है ना, कि इसके अंदर से इतनी ज़्यादा हीट बाहर आ रही होती है और हाथ जल रहे होते हैं। तो मैं इतनी मुश्किल से इनको सेपरेट कर रही थी ना, और मेरे हाथ इतने ज़्यादा जल रहे थे, मुझे समझ नहीं था आ रहा कि मैं इसको कैसे सेपरेट करूं। लेकिन बड़ी मुश्किल से घुल घुल करना, बड़ी मुश्किल से मैंने इसको सेपरेट किया, क्योंकि इसको हम अगर मज़ीद पका देना, ज़्यादा टाइम के लिए पकाते जाए ना, तो ये फिर ख़राब होती जाती है। और वैसे भी जब रोटी गर्म गर्म होती है ना, तो गर्म गर्म रोटी की लेयर्स बड़े आराम से सेपरेट हो जाती हैं। लेकिन ये जैसे ही ठंडी होना शुरू हो जाती है ना, तो ये फिर ज़ाहिर सी बात है चिपक जाती हैं इसकी लेयर्स एक दूसरे के साथ, तो वो फिर सेपरेट नहीं होती। उस तरह से फिर आपकी सारी जो लेयर्स है ना, वो ख़राब हो जाएंगी, फट जाएंगी। तो फिर आपकी जितनी भी मेहनत है ना, वो सारी बेकार हो जाएगी, सारी मेहनत आपकी ज़ाया हो जाएगी। अच्छा, एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है, जैसे ही आप हर लेयर्स को सेपरेट करेंगे ना, तो आपने इसको दस्तरखान में लपेट देना है, क्योंकि ये एकदम से जैसे ठंडी होती है ना, तो फिर ये ऐसे पापड़ की तरह शायद हो जाए या सूख जाए, यानी कि कोई ना कोई इसके साथ ना मसला हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे आप इसको बनाते जाएंगे, आप इसको दस्तरखान में कवर करते जाएंगे ना, तो ये थोड़ी बहुत गर्म रहेंगी। जैसे हम रोटी बनाकर हॉट पॉट में रखते हैं ना, तो रोटी हमारी जो है बड़ी अच्छी सी नरम हो जाती है। इसी तरह से ये जो समोसा शीट्स हैं और ये रोल शीट्स हैं ना, इसको जब आप दस्तरखान में इस तरह से कवर करके रखेंगे ना, तो ये बहुत बड़े अच्छे तरीके से ना ये नरम हो जाएंगी। 3 कप मैदे से यहाँ पे मैंने तकरीबन 10 रोटियाँ बना ली थी। तो जैसे हमने एक रोटी बनाई थी ना, तो 5 लेयर्स उसकी बनी थी, तो वैसे वैसे हमने हर लेयर्स को ना ऊपर नीचे ना रखते जाना है, ताकि जब हम इसकी कटिंग करें ना, तो ये बड़े आराम से, यानी कि इक्वल साइज़ में ना इसकी कटिंग हो।
आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो मेरी रोल शीट्स है ना, समोसा शीट्स हैं, ये कितनी ज़्यादा नरम है। अगर मैं इसको पकाने के फ़ौरन बाद खुला छोड़ देती, यानी कि इसको मैं कवर ना करती ना, तो ये जैसे जैसे ठंडी होती जाती ना, ये बहुत ज़्यादा सूख जाती, यानी कि ये थोड़ा बहुत ना सख्त होना शुरू हो जाती। तो फिर उस तरह से आपकी रोल शीट्स और समोसा शीट्स जो है ना, वो अच्छी नहीं बनती। हाँ, थोड़ा बहुत ना बाज़ार की निस्बत इसमें फ़र्क आता है। जो बाज़ार की समोसा शीट्स होती हैं ना, उसमें और जो घर की समोसा शीट्स होती हैं ना, इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। बाज़ार की तो हमें बहुत अच्छी मिल जाती है ना, लेकिन घर की बनाई हुई चीज़ में थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है। लेकिन हाँ, ये बनाने के काबिल रहती है, यानी कि हम इसको बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, फिर जिस वक्त मैंने ये 5 लेयर्स ऊपर नीचे रखी ना, फिर इसको मैंने ना स्केल और पिज़्ज़ा कटर की मदद से ना इसको मैंने काट लेना है। अच्छा, मैं हमेशा स्केल का यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे से हमेशा जो लाइंस है ना, बिल्कुल सीधी नहीं होती। हाँ, हमेशा मेरे से ना वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, इसलिए मैं यहाँ पे स्केल का तो यूज़ लाजमी करती हूँ। जब हम स्केल रख कर इसकी कटिंग करते हैं ना, तो बड़ी अच्छी सी सीधी सीधी होती है, टेढ़ी मेढ़ी कटिंग नहीं होती है। इसकी ये जो फालतू गुलाई है ना, इसको हमने काट देना है और मिडल में से ना हमने इसको सीधा कर लेना है। यानी कि जो रोल शीट की शेप होती है ना, हमने इसको सेम टू सेम वैसे ही रखना है। तो यहाँ पे देखें, इसकी जो फालतू कटिंग थी ना, जब मैंने इसको उतार दिया है तो ये मेरे पास रोल शीट्स बनकर रेडी हो गई हैं। तो इसको अब हम एक साइड पे करेंगे और दूसरी रोटी की भी ना हमने सेम इसी तरह से कटिंग करनी है। इसके जो फालतू किनारे हैं ना, इसको हमने काट देना है। अच्छा, अब इसकी यहाँ पे ना मैंने समोसा शीट्स बनानी थी। तो ये जो मैंने रोटियां बनाई थी ना, साइज़ में तो काफ़ी बड़ी बड़ी बनाई थी, तो इसलिए यहाँ पे मेरे पास जो समोसे की शीट्स थी ना, ये तादाद में थोड़ी सी ज़्यादा ही बनी थी। वैसे जब मैंने इसकी मिडल में से कटिंग कर ली ना, तो मैं सोच रही थी कि मैं इसको सिर्फ 2 हिस्सों में ही डिवाइड करती, तो शायद मेरे समोसे साइज़ में ज़्यादा बड़े बनते। तो जब मैंने कटिंग कर ली, तो फिर मैं पछता रही थी कि मैं इसको 3 हिस्सों में ना काटती। लेकिन जब मैंने इसको 3 हिस्सों में काटा था ना, तो इसका साइज़ बिल्कुल वैसे बना था जैसे हम बाज़ार से रोल शीट्स लेकर आते हैं ना, तो उसके समोसे बनाते हैं। तो इसका साइज़ सेम टू सेम वैसा ही बना था। अगर मैं इसको मिडल में से 2 हिस्सों में सिर्फ काटती ना, तो समोसे शायद साइज़ में थोड़े से बड़े बन जाते। तो ये आप देख सकते हैं, ये समोसा शीट जो है ना, हमारी इस तरह से कट की है, यानी कि ये शीट हमारे पास बिल्कुल रेडी हो गई है। और उसके बाद ये देखिए, ये हमारे पास रोल शीट है। इसके रोल जो है ना, साइज़ में काफ़ी ज़्यादा बड़े बनेंगे। तो ये जो शीट का साइज़ है ना, मैंने काफ़ी ज़्यादा बड़ा रखा है, क्योंकि मैंने रोटी का साइज़ जो बड़ा रखा था। अगर आपने रोल के साइज़ जो है ना, बिल्कुल बाज़ार जैसे ज़रा छोटे छोटे रखने हैं ना, तो आप चाहें तो रोटी का जो साइज़ है ना, थोड़ा छोटा भी बेल सकते हैं। लेकिन मैंने ज़रा बड़े बड़े साइज़ की रोटियां बेली थी ना, इसलिए मेरे रोल ज़रा बड़े साइज़ के बने हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास रोल शीट भी बनकर रेडी हो चुकी है और समोसा शीट भी बनकर रेडी हो चुकी है। मैं आपको थोड़ा क्लोज कर कर दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए, कितनी अच्छी सी हमारी समोसा शीट बनकर रेडी हुई है। बिल्कुल बाज़ार जैसी है, बस ये है कि बाज़ार से कोई 10-20% आपको थोड़ा सा फ़र्क तो लगेगा, लेकिन घर की भी बनी हुई बहुत अच्छी होती है। इससे आप बड़े आराम से समोसे और रोल बड़े आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने 2 ज़िपर ले लिए थे। इसके अंदर मैंने रोल शीट भी रख दी है और समोसा शीट भी रख दी है। इसके अंदर ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी, जब चाहे आप इसको फिर यूज़ कर सकते हैं। चलो बीरू, खेल लो आप। रॉक पेपर सीजर, अम्मा के साथ खेल लो बस। रॉक पेपर सीजर शू। सीसी, हाँ। अच्छा, व्हाट इज योर नेम? माई ना, पहले वो बताओ, व्हाट इज योर नेम? नेम इज नुनो डॉर जी। अच्छा, रॉक पेपर सीजर शू।
अच्छा जी, अब मैंने अपना बाकी का व्लॉग अगले दिन से बनाना स्टार्ट किया था। जब मैंने आपके साथ अपना लास्ट व्लॉग शेयर किया था ना, जिसमें मैंने आपके साथ अफ्तार के हवाले से 5-6 किस्म की रेसिपीज़ शेयर की थी, जिनको हमने बनाकर फ्रीज़ किया था। तो जब मैंने अपना वो वाला व्लॉग शेयर किया ना, तो उसके बाद मैं इतनी ज़्यादा बीमार हो गई ना, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मुझे इतना ज़्यादा बुखार हो गया, क्योंकि उस व्लॉग पे मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की थी ना, कि सारा दिन खड़े हो के जब मैंने काम किया ना, तो फिर थकावट से मुझे बहुत ज़्यादा बुखार हो गया। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपना अगला व्लॉग बनाना शुरू करूं, इसलिए मेरा ये वाला जो व्लॉग है ना, थोड़ा सा लेट हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, रात को जब मैंने अपना व्लॉग बनाकर कंप्लीट कर दिया ना, यानी कि आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, तो फिर मैं जब रात को सोई ना, तो मेरा ऐसे बुखार से बुरा हाल, जब मैं सुबह उठी मुझसे खड़ा नहीं था हुआ जा रहा, इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब थी। फिर मेरी सास अम्मी कहती हैं कि तुम सारे काम छोड़ दो, जाके आराम करो। फिर मैंने दवाई खाई, दवाई खा के मैं जाके ना धूप में लेट गई। शुक्र है अल्लाह का, उस दिन धूप बहुत अच्छी थी। तो धूप में जाके मैंने तकरीबन 2-3 घंटे आराम किया। मैं धूप में लेटी, मेरी बॉडी को थोड़ी सी धूप लगी, तो मुझे उससे काफ़ी ज़्यादा ना सुकून मिल गया। तो फिर ये है कि एक दिन तो मेरा, बल्कि 2 दिन मेरे ज़ाया हुए। तीसरे दिन मैंने अपना व्लॉग बनाना शुरू किया, जो मैं आपके साथ ना ये भी शेयर कर रही हूँ। तो बस ये है कि हमारे साथ ना मसले मसाइल भी इसी तरह होते जाते हैं। आप लोगों को तो लगता है ना कि व्लॉग बनाना बहुत आसान काम होगा लेकिन इस व्लॉग में जो इंसान की तबीयत भी ख़राब हो जाती है, थकावट हो जाती है ना, हम आपको बता नहीं सकते। खैर यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने इमली रात को भिगो कर रख दी थी ना, ये बहुत अच्छे तरीके से नरम हो गई थी। जब मैंने इसको हाथों से मसला था ना, तो इसकी गुठलियों के ऊपर से ना इसका गूदा बड़े आराम से अलग हो गया था। फिर इसके अंदर मैंने मज़ीद थोड़ा सा पानी डाला, ताकि इसके अंदर, इसकी गुठलियों के अंदर जितना भी पल्प है ना, वो ज़ाया ना हो, वो सारा साफ़ सुथरा होकर ना इसके अंदर ही चला जाए। फिर इसके अंदर मैंने मज़ीद थोड़ा सा पानी डालकर इसको पतला किया। अच्छा, फिर इसके अंदर मैंने ना तकरीबन आधा किलो के बराबर गुड़ शामिल किया है। आज जो मैं इमली की चटनी बना रही हूँ ना, ये खट्टी मीठी चटनी बनेगी, और साथ मैंने इसके अंदर गुड़ शामिल किया है। गुड़ से इसका टेस्ट और ज़्यादा मज़े का बनता है। 1 पाव इमली में ना हमने आधा किलो गुड़ का इस्तेमाल करना है। जब आप इसके अंदर गुड़ डालेंगे ना, तो गुड़ जैसे जैसे मेल्ट होना शुरू हो जाएगा ना, तो गुड़ के अंदर एक मैल होती है, एक गंध होता है, वो झाग की सूरत में ना इस तरह से इसके ऊपर आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, इसको छाननी की मदद से ना इसको ऊपर से उतार लेना है। फिर उसके बाद आपने इसमें अपने हिसाब से स्पाइसेस ऐड करने हैं, जिसमें मैंने डाला था 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला था अजवाइन का और ज़ीरे का पाउडर, और एक छोटा सा टुकड़ा मैंने अदरक का डाला था, 1 टुकड़ा दालचीनी का डाला था, 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला था काला नमक, और ½ टीस्पून मैंने इसमें डाली थी काली मिर्च। ये सारी चीज़ें डालकर ना हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, और इसको हमने थोड़ी देर के लिए पका लेना है। जैसे ही ये पककर, यानी कि आपको ऐसा लगे ना कि थोड़ी सी थिक हो चुकी है, तो इस स्टेज पर आके ना आपने चूल्हे की फ्लेम को बंद करना है, क्योंकि इतनी थिकनेस हमें चाहिए। ये जो थिकनेस है ना, बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप इसे मज़ीद थिक कर देंगे ना, तो आपकी चटनी मज़ीद थिक हो जाएगी। जैसे जैसे ये ठंडी होगी ना, ये मज़ीद थिक होती जाएगी। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि ये थोड़ी सी पतली ही हो ना, तो आप चूल्हे की फ्लेम को बंद कर दें और इसको उतार लें। अच्छा, जब मेरी इमली की चटनी बनकर रेडी हो गई थी ना, तो फिर इसको मैंने एक दफ़ा दोबारा से मैंने छान लिया था, क्योंकि मैं चाह रही थी कि इसके अंदर जो मैंने थोड़े बहुत साबुत मसाले डाले हैं ना, वो भी छाननी की मदद से ना बाहर आ जाए, और जो इमली की चटनी है ना, बिल्कुल साफ़ सुथरी होकर ना डिब्बे के अंदर ट्रांसफ़र हो जाए। अच्छा, ये वाली जो मेरी जाली है ना, ये मेरी जाली इतनी ज़्यादा काम की थी ना, लेकिन मेरी नूर क्या करती है कि अलमारियाँ खोल कर ना अंदर से जितने भी बर्तन हैं ना, वो बाहर निकाल कर ना उनके साथ खेलना शुरू कर देती है। तो मेरी इस किस्म की जितनी भी जालियाँ थी ना, इसने तोड़ दी हैं। अब मेरा बाज़ार जाना होगा तो मैं लेकर आऊँगी, लेकिन इसकी मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, कि मेरे बड़े काम की जाली हैं। खैर यहाँ पे देखिए, चटनी जो है ना हमारी बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी, फिर उसके बाद हम इसको किसी एयर टाइट जार में ट्रांसफ़र कर देंगे। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपनी चटनी नंबर 2 की रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैं बनाने लगी थी थोड़ी सी स्पाइसी चटनी। खैर ये इतनी ज़्यादा स्पाइसी तो होगी नहीं, क्योंकि ये कश्मीरी लाल मिर्चें हैं ना, तो ये इतनी ज़्यादा तीखी नहीं होती। अच्छा, ये जो कश्मीरी लाल मिर्चें मैंने जब रात को भिगो कर रख दी थी ना, तो इस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा नरम हो चुकी थी। तो इसके अंदर से मैंने पानी को अच्छे तरीके से निचोड़ लेना है। फिर इसको मैंने इस तरह से ना ग्राइंडर जग में डाल लिया।
फिर उसके बाद ये मेरे पास 2 अदद टमाटर हैं और तकरीबन 10 से 12 जो मेरे पास ना लहसुन के जवे हैं। ये दोनों चीज़ें ना हमने इस तरह से ग्राइंडर जग में डाल देने हैं और फिर इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी शामिल करना है। इतना ज़्यादा पानी हम नहीं डालेंगे क्योंकि टमाटर में भी पानी होता है, वो भी पानी छोड़ देगा। उसके बाद खैर इस मिर्चों के अंदर भी ना थोड़ा बहुत पानी होगा तो भी इसका ना बड़ा अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, हमने एक पैन के अंदर तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल शामिल करना है। फिर जितनी भी चटनी हमने बना कर रखी थी ना, वो सारी की सारी चटनी हमने इस पैन के अंदर डाल देनी है। इसको हमने ना थोड़ी देर के लिए पकाना है। अच्छा, ग्राइंडर जग के अंदर जो थोड़ी बहुत चटनी बच गई थी ना, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डालकर ना उसको अच्छे तरीके से मिक्स करके वो भी सारा जो है ना मैंने इसके अंदर डाल दिया था। फिर जिस वक्त चटनी को अच्छे तरीके से उबाल आ जाएगा ना, फिर इसके अंदर हमने थोड़े से स्पाइसेस ऐड करने हैं, जिसमें मैंने तकरीबन 1 से 1.5 टीस्पून के बराबर नमक शामिल किया था और हाफ़ टेबल स्पून के बराबर मैंने इसके अंदर अजवाइन का और ज़ीरे का जो पाउडर है ना, वो मैंने इसके अंदर डाला था। ये सिर्फ 2 किस्म के स्पाइसेस हैं जो हमने इसके अंदर डाल कर ना इसको थोड़ी देर के लिए पका लेना है। जब आपको ऐसा लगे कि ये थोड़ी सी थिक हो गई है, तो उस स्टेज पर आकर ना आपने चूल्हे की फ्लेम को बंद कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास ना ये थोड़ी सी जो स्पाइसी चटनी है ना, ये बनकर तैयार हो जाएगी। अच्छा, शायद आपको याद हो, मैंने जब आपके साथ एक दफ़ा मोमोज़ की रेसिपी शेयर की थी, तो मोमोज़ की रेसिपी के साथ ना मैंने आपके साथ इस चटनी की रेसिपी भी शेयर की थी। तो मैंने सोचा आज आपके साथ दोबारा से मैं यही वाली चटनी की रेसिपी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि इस चटनी का टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का और बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इसको आप मोमोज़ के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको अफ्तार के साथ जो स्नैक्स वगैरह होते हैं ना, जैसे समोसे, पकोड़े, स्प्रिंग रोल्स वगैरह, चिकन के पकोड़े वगैरह हो गए, उन सब चीज़ों के साथ भी ना आप इस चटनी को यूज़ कर सकते हैं। इस चटनी से ना उन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अभी तो खैर हम इस चटनी को ना एक साइड पे रख देंगे जब तक ये अच्छे से ठंडी हो जाती है। उसके बाद हम इसको किसी एयर टाइट जार में ना ट्रांसफ़र करेंगे। अब यहाँ पे हम अपनी तीसरी चटनी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक गड्डी जो है ना धनिए की भी ले ली थी और पुदीने की भी ले ली थी, वो मैंने ग्राइंडर जग में डाल दी है। फिर इसके अंदर हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज काट कर डालना है और 6 से 8 जवे जो है ना हमने लहसुन के डालने हैं और 5 से 6 अदद मैंने ले ली थी सब्ज़ मिर्चें। वो सब्ज़ मिर्चें भी मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी डालकर ना इसको हमने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना और इसका पेस्ट बना लेना है। और फिर यहाँ पे हमने पैन में तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल शामिल करना है और जो हमने पेस्ट बनाकर तैयार किया था ना, वो सारे का सारा हमने इसके अंदर डाल देना है। जग को हमने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। थोड़ा सा पानी जब आप जग में डालेंगे ना, तो सारा जो आपका चटनी का मेज़ा है ना, वो सारा साफ़ सुथरा होकर ना बाहर आ जाएगा। इसको भी हमने अच्छे तरीके से ना पकाना है। जिस वक्त इसके अंदर उबाल आना शुरू हो जाए ना, फिर इसके अंदर हमने 1 टीस्पून के बराबर नमक शामिल करना है। हाफ़ टेबल स्पून के बराबर इसके अंदर हम डालेंगे अजवाइन और ज़ीरे का पाउडर। फिर इसके अंदर हाफ़ टीस्पून के बराबर हमने डाल देनी है टाटरी। टाटरी डालने से इसके 2 किस्म के फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा तो ये होगा कि इसके अंदर ना बड़े मज़े का खटा खटा सा फ्लेवर आएगा और दूसरा ये कि ये जो चटनी है ना आपकी लंबे अरसे तक चल जाएगी, यानी कि ये ख़राब नहीं होगी। अच्छा, जब आपकी चटनी थोड़ी सी पक जाएगी ना, तो फिर आपने क्या करना है, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लेकर ना उसको थोड़े से पानी में मिक्स करके ना वो आपने इसके अंदर डालना है और इसको आपने पकाना है। तो ये इस तरह से ना थिक हो जाएगी। आपने शायद कभी नोट किया हो, जो आप बाज़ार से अक्सर ये हरी चटनी का एक बॉटल लेकर आते हैं, रेडीमेड जो हरी चटनी लेकर आते हैं, तो उसको जब आप घर में लाकर यूज़ करते हैं ना, तो वो भी इसी तरह से होती है, थिक होती है। तो आज मैंने सेम टू सेम बिल्कुल वैसे ही चटनी बनाई है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये हम लंबे अरसे के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अगर आप इसको बगैर पकाए बनाकर किसी बॉटल में डालकर आप इसको फ्रिज में रख देंगे ना, तो ये आपकी लंबे अरसे तक के लिए चलेगी नहीं और ये जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो इसको पकाने का मकसद ये है कि पकने के बाद ना ये ज़्यादा देर के लिए चल जाती है और ये ख़राब नहीं होती है। तो यहाँ पे हमारी तीनों चटनियाँ बनकर रेडी हो चुकी थी। इसको हमने पहले तो अच्छे तरीके से ठंडा कर लेना है। जब आपको ये लगे ना कि ये सही तरीके से ठंडी हो गई हैं, तो उसके बाद आपने इसको किसी एयर टाइट जार में या कंटेनर में शिफ्ट कर देना है। मैंने तो यहाँ पे शीशे वाली बॉटल्स ली हैं। मैं अक्सर जब बाज़ार से ये पिज़्ज़ा सॉस वगैरह मंगवाती हूँ या ब्लैक ऑलिव्स मंगवाती हूँ पिज़्ज़ा के ऊपर लगाने के लिए,
तो ये जो ऐसी चीज़ें होती हैं ना, हमें हमेशा शीशे वाली बॉटल्स में ही मिलती हैं। तो मैं ये जो बॉटल्स हैं ना, मैं वेस्ट नहीं करती, मैं इन्हें धोकर ना अच्छे तरीके से मैं इन्हें संभाल देती हूँ। इसलिए संभाल देती हूँ ताकि ये मेरे किसी ना किसी काम में आ ही जाएंगी। तो मुझे पता था अपनी रेसिपीज़ का कि मैंने आगे रमज़ान में आपके साथ क्या क्या शेयर करना है, तो उस हिसाब से ना मैंने ये बॉटल संभाल कर रख दी थी। तो खैर यहाँ पे ये देखें, मेरी जो सब्ज़ चटनी थी ना, वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। जितनी इसके अंदर पूरी आ सकी है वो मैंने डाल दी है, और जो बच गई है ना, वो मैं उसको किसी और बर्तन में डालकर ना फ्रिज में रख दूँगी। तो ये तो मैंने अपने रमज़ान के लिए स्टोर कर देनी है, और जो बच जाएंगी ना चटनियाँ, मैं उनको रमज़ान से पहले अगर डेली रूटीन में मुझे यूज़ भी करनी पड़ जाए ना, तो पहले मैं वो यूज़ कर लूँगी। तो रमज़ान के लिए ना मैं ये जार संभाल के रख दूँगी। अच्छा, अगर आप भी अपने घर में इस किस्म की कोई भी चीज़ बनाते हैं ना, जैसे ये मैंने आपके साथ चटनियों की रेसिपी शेयर की है, अगर आपने भी इसको लंबे अरसे के लिए स्टोर करना है ना, तो आपने भी इसको हमेशा शीशे के जार में डालकर स्टोर करना है। अगर आप इसको प्लास्टिक के जार में डालकर स्टोर करेंगे ना, तो ये फिर आपके लंबे अरसे के लिए नहीं चलेगी, ये जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाएगी। तो हमेशा ऐसी चीज़ों को ना हमें शीशे के बर्तन में डालना चाहिए। शीशे के बर्तन में ना ये काफ़ी लंबे अरसे के लिए चल जाती हैं। अच्छा, ये जो कश्मीरी लाल मिर्चें हैं ना, ये मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई है ना, इनका कलर बहुत ज़बरदस्त है। ये जब मैंने चटनी बनाई है ना, इस चटनी के कलर से ही मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लगा है। तो अब मैं सोच रही थी कि मैं बाज़ार से ये कश्मीरी लाल मिर्चें मंगवा कर ना इसको घर में ख़ुद पीस लूँगी। अक्सर ऐसा होता है ना, जब भी हम कोई सालन वगैरह बनाते हैं ना, तो उसको कलर देने के लिए हम कश्मीरी लाल मिर्च को यूज़ करते हैं, तो उससे कलर बहुत अच्छा आता है। मैंने एक दफ़ा बाज़ार से कश्मीरी लाल मिर्च मंगवाई थी, लेकिन उससे ना कलर तो आ जाता था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा तीखी थी। वो सालन को ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी कर देती थी। लेकिन मुझे ये वाली जो कश्मीरी लाल मिर्च है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। इंशाल्लाह मैं अब ये बाज़ार से मंगवा कर ना, मैं इसको मंगवा कर ख़ुद पीस के ना इसको स्टोर कर लूँगी। तो यहाँ पे आप मेरी चटनियों की फ़ाइनल लुक देखें, कितनी अच्छी सी ना हमारी होममेड चटनियाँ बनकर रेडी हो गई हैं। और साथ में ये जो हमारी रोल शीट थी और समोसा शीट थी, ये भी मैंने ज़िपर में डालकर ना मैंने इसको स्टोर कर लिया है। अब जब मुझे इसकी ज़रूरत होगी ना, तो मैं इसको निकाल कर यूज़ कर लूँगी। अच्छा, रोल शीट्स और समोसा शीट्स की जो साइड बच गई थी ना, इसको भी मैंने ज़िपर में डालकर स्टोर कर दिया, क्योंकि इससे हम ना बड़ी अच्छी सी पापड़ी बना सकते हैं। तो अगर आप पापड़ी चाट वगैरह बनाते हैं ना, उसमें आप ये पापड़ियाँ ना बड़े आराम से डाल सकते हैं। तो इसको आपने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। बस यही था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट बॉक्स में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करना तो बनता है। इतनी बीमार हालत में मैंने आपके साथ इतना लंबा व्लॉग शेयर किया है आपको मेरी आवाज़ से तो पता चल ही रहा होगा। खैर, अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, फिर से मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सब अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।